हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ का। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब नाम सुन के समझ में आ रहा है कि एटम की साइज़ के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि एटम की साइज़ कैसे मीज़र करी जाती है, कौन कौन से तरीके होते हैं एटॉमिक साइज़ मीज़र करने के। साथ साथ में देखेंगे कि किस किस टाइप की एटॉमिक रेडियस होती है। 3 टाइप की एटॉमिक रेडियस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो तीनों टाइप की जो एटॉमिक रेडियस है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड रहता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज कैसे चेंज करती है और टॉप टू बॉटम जाने पे कैसे चेंज करती है। और साथ साथ में कुछ फैक्टर्स जिन पे अपनी एटॉमिक साइज डिपेंड करेगी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं मेनली एटॉमिक साइज के बारे में। किसके बारे में? एटॉमिक साइज। ठीक है, तो एटॉमिक साइज नाम सुनते ही क्या समझ में आता है? एटम की साइज। एटॉमिक साइज मतलब एटम की साइज। अब एटम क्या होता है? एक स्फेरिकल होता है। एटम क्या है? एक स्फेरिकल पार्टिकल है। तो तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये स्फेयर है। ये क्या है? बोलो, अंदर क्या बैठा हुआ है? न्यूक्लियस बैठा हुआ है। तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होगा, दिस विल बी रेडियस ऑफ एटम या फिर एटॉमिक रेडियस। तो पूरी केमिस्ट्री में ना हम लोग यही पिक्चर ध्यान रखेंगे कि हाँ भाई ऐसा होता है कि एटम एक स्फेरिकल पार्टिकल है, तो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो डिस्टेंस होगा वही अपना एटॉमिक रेडियस होगा, सिवाय आज के लेक्चर के। आज के लेक्चर में मैं आपको एक्चुअली बताऊंगा कि कैसे मेजर किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट में क्या दिक्कत है। देखो भाई, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो हमें न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही तो बात है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब उसके लिए न्यूक्लियस की पोजीशन भी पता होनी चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी पता होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है एज पर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो एज पर द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे मतलब एटॉमिक रेडियस भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमने जो पाथ बनाया है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ऐसे घूमता है, जबकि ये तो हमारी इमेजिनेशन है। जो एक्चुअल पिक्चर होती है ना वो थोड़ी अलग होती है। एक्चुअल पिक्चर पता है कैसे होती है? एक्चुअल पिक्चर ये है कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर ये कहीं पर भी हो सकता है। ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। अब बताओ कहाँ से कौन सा डिस्टेंस ले? भाई एग्जैक्ट पोजीशन तो डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो अब ये वाला रेडियस ऑफ एटम कंसिडर करें या फिर ये रेडियस ऑफ एटम कंसिडर करें या ये कंसिडर करें या ये कंसिडर करें या ये कंसिडर करें? बताओ कौन सी रेडियस कंसिडर करें? तो कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूँगा कि एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस या फिर एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा, तो अब मैं ना आपको जुगाड़ बताता हूँ। जुगाड़ ये है कि जो अब हम लोग डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे उसमें बस आपको एक बहुत सिंपल सा पॉइंट याद रखना है। वो ये है कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। आप ऐसा समझना कि न्यूक्लियस काफ़ी भारी होता है,
तो न्यूक्लियस की पोजीशन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं काफ़ी एक्यूरेटली। तो मतलब डिफरेंट एटम्स जो होंगे ना, उनके न्यूक्लियस की पोजीशन हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, और उसकी हेल्प से हम लोग एटॉमिक रेडियस कैसे डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे वो देखते हैं। ठीक है। सो एज पर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एंड हेंस distance between distance between nucleus and electron cannot be determined। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब यह है कि जो हमने ये वाला इमेजिनेशन लिखा था वो तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम लोग जो एक्चुअली मेजर करते हैं उसके लिए मैंने क्या बताया आपको, कि बस आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो अब हम लोग इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियस, या जिसको हम लोग रेडियाई भी बोल देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियाई देखते हैं। पहला जो रेडियाई है वो है कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई। दूसरा जो है दैट इज वैंडरवॉल रेडियाई, और तीसरा जो है दैट इज मेटेलिक रेडियाई या फिर मेटेलिक रेडियस, मेटेलिक रेडियाई। ये तीन टाइप की रेडियस हम लोग पढ़ेंगे, तीन टाइप की रेडियस पढ़ेंगे। मतलब एक ही एलिमेंट के लिए कोवेलेंट रेडियस कुछ अलग होगी, वैंडरवॉल रेडियस कुछ अलग होगी, और मेटेलिक रेडियस कुछ अलग होगी, एक ही एलिमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए देखेंगे, समझ रहे हो भाई। ऑक्सीजन के लिए उसकी कोवेलेंट रेडियस कुछ अलग होगी, उसकी वैंडरवॉल रेडियस कुछ अलग होगी, उसकी मेटेलिक रेडियस कुछ अलग होगी। अब उन तीनों में क्या रिलेशन होगा वो भी देखेंगे, वो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला है कोवेलेंट रेडियस या कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई क्या होगा। कोवेलेंट रेडियाई नाम से क्या समझ में आ रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा दो एटम्स के बीच में। जैसे मान लो ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, ये एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा N1, ये एटम है तो इसका न्यूक्लियस होगा N2। अब मैंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, लेकिन न्यूक्लियस की पोजीशन तो डिटरमाइन कर सकते हो। मतलब अपने को N1 की पोजीशन पता है और अपने को N2 की पोजीशन पता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस देख लो, N1 और N2 के बीच का डिस्टेंस देख लो, और क्या कर दो, उसका आधा कर दो। ये हम लोग बोल देंगे कि कोवेलेंट रेडियस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते ना भाई। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अब न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस को तो रेडियस नहीं बोल देंगे, तो उसका आधा कर देते हैं। तो क्या ये हमको एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस बताएगा? नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेशन तो बता ही देगा, एस्टिमेशन तो बता ही देगा। तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इट इज द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, या फिर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। सो इट इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन कोवेलेंट बॉन्डेड, इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं बोल देता हूँ कि DN1N2 है, तो R कोवेलेंट क्या हो जाएगा, DN1N2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, इस डिस्टेंस का आधा कर दो। समझ रहे हो क्या। लेट्स से कि कोई एटम है, ये X है, ये दूसरा एटम भी X है, ये न्यूक्लियस N1, ये न्यूक्लियस N2, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 190 पिकोमीटर है,
ये क्योंकि हम लोगों को N1 की पोजीशन भी पता है और N2 की पोजीशन भी पता है, तो इनके बीच का डिस्टेंस भी निकाल लिया। और वो डिस्टेंस कितना है, 190 पिकोमीटर। ये क्या है बोलो, एटम एक्स। ये क्या है बोलो, एटम एक्स। तो क्या बता सकते हो कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ एक्स क्या आएगी? कोवेलेंट रेडियस ऑफ एक्स। तो क्या कर देंगे, जब इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है उस टाइम पे जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा उसका आधा कर देंगे। तो dn1 n2 का आधा। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 190 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, 95 पिकोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो, 95 पिकोमीटर। और यही उसकी कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो वैसे कोवेलेंट रेडियस जो है वो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू को तो नहीं बताएगा, लेकिन एक एस्टिमेशन तो हो ही सकता है। क्लियर हो गया? अच्छा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलो, तो कोवेलेंट रेडियस तो ये हो गया। अब हम लोग और अलग टाइप की रेडियस देख लेते हैं। जैसे जो दूसरा है दैट इज मेटेलिक रेडियस। क्या है, मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस मतलब जब कोई एलिमेंट अपने मेटेलिक लैटिस में प्रेजेंट होगा। क्या बोल रहा हूं, जब कोई एलिमेंट अपने मेटेलिक लैटिस में प्रेजेंट होगा, लैटिस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे जो न्यूक्लियाई होंगे उनके बीच के डिस्टेंस कर लो। जैसे भाई लैटिस क्या होता है, जाल। भाई एटम्स हैं, तो एटम्स ऐसे ये लैटिस की फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होंगे एटम्स, क्लोजली पैक्ड, समथिंग लाइक दिस। ये क्या हो गया अपना मेटेलिक लैटिस हो गया। तो ये न्यूक्लियाई है, 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 ये ऐसे ये न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। तो ये N1 है, ये N2 है। N1 N2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा कर दो। तो आर मेटेलिक क्या होगा बोलो, आर मेटेलिक बराबर dn1n2 डिवाइडेड बाई 2, dn1n2 डिवाइडेड बाई 2। सही है क्या? आर मेटेलिक क्या हो जाएगा, dn1n2 डिवाइडेड बाई 2। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन द मेटेलिक लैटिस ऑफ एन एलिमेंट। क्या हो जाएगा डेफिनेशन, it is the half of internuclear distance, it is the half of internuclear distance present in metallic lattice of any element। अब क्योंकि एटम्स एक दूसरे में घुस तो नहीं सकते, ऐसे साथ साथ ही रहेंगे, तो ये जो रेडियस है वो हमारा फिर भी एक्चुअली एटॉमिक रेडियस के काफी क्लोज होगा। ठीक है? और जो तीसरे टाइप का रेडियस होगा, तीसरे टाइप का रेडियस दैट इज वैंडरवॉल रेडियस। तीसरे टाइप का जो रेडियस होगा दैट इज वैंडरवॉल रेडियस। वैंडरवॉल रेडियस में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक गैस है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये दूसरे मॉलिक्यूल होंगे, ये और मॉलिक्यूल होंगे ऐसे, क्योंकि गैसियस स्टेट में तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या करो, आप मॉलिक्यूल्स में ना क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल्स ले लो और उनके क्लोजेस्ट न्यूक्लियाई, जैसे ये N1 ले लिया, ये N2 ले लिया। वैसे आप और भी चूज कर सकते हो, लेकिन क्लोजेस्ट न्यूक्लियाई चूज करने। और ये जो क्लोजेस्ट न्यूक्लियाई होंगे इनके बीच का डिस्टेंस ले लो और फिर उसका आधा कर दो। तो ये अगर लेट्स से dn1 n2 बोल देता हूँ, तो आर वैंडरवॉल क्या हो जाएगा,
dn1n2 डिवाइडेड बाई 2। आर वैंडरवॉल क्या हो जाएगा, dn1n2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इट इज द हाफ ऑफ internuclear distance, it is the half of internuclear distance, या फिर ऐसे लिख देते हैं हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ ऑफ हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन क्लोजेस्ट nuclei present for any element, closest nuclei present for any element। ठीक है, it is the half of distance between closest nuclei present for any element। ठीक है, अब जो एक्चुअल रेडियस इतनी होनी चाहिए थी ना, उससे ये ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि हम लोग जब हाफ करेंगे तो ये एक्चुअली इतना डिस्टेंस बताएगा, और जो हमारी एक्चुअल रेडियस है वो थोड़ी कम है। तो अगर इन तीनों डायग्राम को देखें तो क्या आप ये बता सकते हो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कौन सी वाली रेडियस बड़ी होगी, कौन सी वाली रेडियस छोटी होगी? किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जैसे हम लोग डायग्राम्स पे देखें तो जैसे ये कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट में जितनी रेडियस होनी चाहिए उससे थोड़ी कम आएगी, मेटेलिक में फिर भी थोड़ी उतनी आएगी, और वैंडरवॉल में तो ज़्यादा आएगी। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, फॉर एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जैसे ऑक्सीजन है मान लो, तो फॉर एनी एलिमेंट उसकी जो वैंडरवॉल रेडियस है वो सबसे ज़्यादा आएगी, आर वैंडरवॉल सबसे ज़्यादा, फिर क्या होगा आर मेटेलिक, और फिर क्या होगा आर कोवेलेंट। मतलब सेम एलिमेंट है, उसकी कोवेलेंट रेडियस कुछ अलग होगी, मेटेलिक रेडियस कुछ अलग होगी, वैंडरवॉल रेडियस कुछ अलग होगी, और ये हमारा ऑर्डर आएगा, आर वैंडरवॉल सबसे ज़्यादा, फिर आर मेटेलिक, फिर आर कोवेलेंट। समझ में आ गया? तो ये तीन टाइप की रेडियस प्रेजेंट होते हैं, तीन टाइप की रेडियस प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं फिर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। क्या शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला तो आ जाएगा नंबर ऑफ सेल्स। मतलब ये तो ऑब्वियस है, अगर हमारे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एटम में कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे मान लो लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,1, तो लिथियम में 2 सेल होंगी। सोडियम है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो उसमें 3 सेल्स होंगी। पोटेशियम है 2881, तो उसमें 4 सेल्स होंगी। तो क्या समझ में आया इधर से इधर जा रहे हैं तो, कि नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली एटॉमिक साइज क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। देखो मैंने बताया था कि यही पिक्चर हम लोग इमेजिन करेंगे कि न्यूक्लियस है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग जो रेडियस कैलकुलेट करते हैं ना, वो न्यूक्लियस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस नहीं देखते हैं,
वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखते हैं फिर उसको आधा कर देते हैं। लेकिन बाकी हमेशा हम लोग यही इमेजिन करेंगे, तो नंबर और सारे लॉजिक भी यहाँ पर ऐसे यही काम करेंगे। नंबर ऑफ सेल्स जितनी ज़्यादा एटॉमिक साइज उतनी ज़्यादा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है पीरियोडिक टेबल में भाई, जो अपनी ये पीरियोडिक टेबल है ऐसे, ठीक है। तो इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं इन ए ग्रुप, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम हमारे एक्चुअली सेम ग्रुप का हिस्सा है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे इन ए ग्रुप क्या होता है बोलो, नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। और अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। ये डायग्राम से भी दिखा दिया मैंने। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगी। टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई, समझ आ गया, क्लियर है। अच्छा, तो नंबर ऑफ सेल्स एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर हो जाएगा अपना जेड इफेक्टिव, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे इफेक्ट करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब बेसिकली नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जेड इफेक्टिव बेसिकली किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन nucleus and the valence electron। representation of net force of attraction between the nucleus and valence electron। ठीक है, आप बताइए न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन उतना ही पास में आता जाएगा न्यूक्लियस के, सिकुड़ जाएगा। मतलब भाई ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जितना अपनी तरफ खींचेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है कि वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है, और उसको अगर अपनी तरफ खींचेगा तो सिकुड़ जाएगा एटम। एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज क्या होगी, कम होती जाएगी। क्योंकि ये न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, एटॉमिक साइज क्या होगी, उतनी कम होती जाएगी। जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा, एटॉमिक साइज उतनी ही कम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और होना भी चाहिए भाई, अगर जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मतलब उसको अपनी तरफ खींच रहा है ना, और अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम हो गया, और वही तो एटॉमिक साइज है, तो वो भी कम हो जाएगा, एटॉमिक साइज कम हो जाएगी। मतलब एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। क्लियर है ये बात, सही है। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज कम होगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सही बात है। अच्छा, इसका फिर एप्लीकेशन क्या होगा, फायदा क्या होगा। पीरियोडिक टेबल याद करते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिर से भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो याद करो मैंने क्या बताया था कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। अब जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, सिकुड़ता जाएगा एटम।
क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे अपने नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही रहते हैं, नंबर ऑफ सेल्स तो सेम ही रहते हैं। जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, ये चार ले लेते हैं। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होगा, तो लिथियम बेसिकली ऐसा कुछ होगा। बेरिलियम में 2,2 है तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, बोरोन में ऐसा हो जाएगा, कार्बन में ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? तो नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ फिर, क्योंकि इन ए पर्टिकुलर पीरियड द नंबर ऑफ सेल्स विल रिमेन सेम, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट जाने पे अपना जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स तो सेम है, जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज क्या होगा बोलो, कम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम, अंडरस्टूड। अच्छा अच्छा, एक बात वैसे मैंने आपको और बताई थी, जो एक्चुअली यहां पर ना एकदम फिट बैठती है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मैंने बोला था कि आप यहां पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जो चेंज दिखाई देगा उसका उल्टा टॉप टू बॉटम दिखाई देगा। मतलब आप यहां पर खड़े हो जाओ, इधर जाने पे जो भी चेंज दिखाएगा उसका उल्टा इधर से इधर जाने पे दिखाएगा देगा। या फिर ऐसा बोलो कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो भी चेंज दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट उसका उल्टा दिखाई देगा। टॉप टू बॉटम जाने पे जो भी चीज दिखाई देगी, लेफ्ट टू राइट उसका उल्टा दिखाई देगा। तो अगर मैं बोलता हूं कि टॉप टू बॉटम देखते हैं इन ए ग्रुप, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम क्या होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं इसलिए एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी। अब ये तो बहुत आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट होगा, आएगा उसका उल्टा लेफ्ट टू राइट होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्चुअली रीजन ये होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा इसलिए एटॉमिक साइज कम होगी, एटॉमिक साइज कम होगी। ठीक है, तो अब इस पे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे पहला है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। दूसरा है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप। तीसरा है फिर कल बहार आई। फोर्थ है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। फिफ्थ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखो, ये हमको एटॉमिक साइज कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, एटॉमिक साइज कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है, यही है ना, एटॉमिक साइज कंपैरिजन करने के लिए बोल रहा है। तो हमको जिन एलिमेंट्स के बीच में एटॉमिक साइज कंपेयर करना है या फिर कुछ भी कंपेयर करना है, तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि क्या वो एलिमेंट किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है, क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा है या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड का हिस्सा है। तो जैसे अगर आप इनको देखोगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, तो ये ग्रुप 1 के हिस्से हैं, बोलो एल्कली मेटल्स हैं, है ना। हैली ना के रब से फरियाद, याद करो, हैली ना के रब से फरियाद, तो ग्रुप 1 का हिस्सा है। तो बेसिकली ये ग्रुप 1 ऐसा होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगी, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली ग्रुप 2 में देखेंगे तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, इसमें भी यही ऑर्डर आ जाएगा। फिर कल बाहर आई, ये ग्रुप 17 का हिस्सा है, उसमें ये हिस्सा आ जाएगा। अच्छा,
अब लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ये लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन ऐसे होता है। तो अब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इधर भी साइज कम होता जाएगा। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ठीक है भाई, चलो। तो अब इसमें ना एक पॉइंट और है छोटा सा, वो और देख लेते हैं। एक पॉइंट है वो देख लेते हैं, ठीक है। एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। क्या पॉइंट है? क्या पॉइंट है वो देखते हैं। जैसे अगर मैं सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करूंगा, पीरियड 2, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स की बात करते हैं। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियोन, यही रहता है। अब जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या बताया था कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है और इसलिए एटॉमिक साइज कम होती जाती है। ठीक है भाई, कम होती जाती है। तो कायदे से लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ी कम बेरिलियम, उससे कम बोरोन, फिर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन। तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए, नियोन की होनी चाहिए सबसे कम। और सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, लिथियम की। लिथियम की सबसे ज़्यादा, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। नियोन की सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन इसकी होती है सबसे ज़्यादा। अब इसका रीज़न क्या है, ध्यान से समझना, इसका रीज़न क्या है। नियोन की क्या होनी चाहिए थी, सबसे कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या होती है सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नियोन है एक इनर्ट गैस। चलो, ये इसका रीज़न समझाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा एग्जाम्पल समझाता हूँ, एक कहानी बताता हूँ। उस कहानी से हम लोग इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस कहानी से इसका रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। भाई जैसे मान लो, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। मान लो कि एक बंदा है मिस्टर एक्स। कौन है, मिस्टर एक्स। और दूसरा बंदा है मिस्टर वाई। कौन लंबा दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे देखेंगे तो कौन लंबा दिखाई दे रहा है? तो तुम बोलोगे सर मिस्टर वाई लंबा है, मिस्टर वाई लंबा है। मान लो केस 1 है, तो ये दोनों ग्राउंड पे खड़े हुए हैं, है ना, दोनों जमीन पे खड़े हुए हैं। एक्स भी जमीन पे खड़ा है, वाई भी जमीन पे खड़ा है, दोनों बराबर लेवल पे खड़े हुए हैं। तो तुम बोलोगे ठीक है, वाई लंबा है। केस 2 में तुमने क्या किया, एक छोटी सी टेबल रख दी ऐसे, और यहाँ पर भी छोटी सी टेबल रख दी। अब यहाँ पर एक्स को खड़ा किया, यहाँ पर वाई को खड़ा किया, दोनों टेबल पे खड़े हुए। तो तुम क्या बोलोगे, कोई बात नहीं है, दोनों टेबल पे खड़े हुए मतलब दोनों बराबर लेवल पे है। चाहे दोनों जमीन पे खड़े हुए हों, तब भी तुमको दिखेगा कि वाई बड़ा है। चाहे दोनों टेबल पे खड़े हुए हों, जब भी तुम्हें दिखेगा कि वाई बड़ा है। लेकिन नाइंसाफी तो तब हो जाएगी तब तुम इसको टेबल पे खड़ा कर दो और इसको कर दो ग्राउंड पे खड़ा। ये मिस्टर वाई और ये मिस्टर एक्स। और जो मीजर करने वाला है ना, वो अंधा है, वो तो खाली सर देखता है बस, है ना। सर पे मीजरिंग टेप लगा देगा और ग्राउंड से मीजर करने लग जाएगा। तो अब उसको क्या लगेगा यार, कि अरे मिस्टर एक्स तो ऊपर आ रहा है, मतलब मिस्टर एक्स लंबा है। जबकि एक्चुअली मिस्टर वाई लंबा था, तुमने क्या कर दिया, मिस्टर वाई को तो जमीन पे खड़ा कर दिया, और मिस्टर एक्स को तुमने कर दिया कहाँ पे खड़ा, मिस्टर एक्स को तुमने खड़ा कर दिया टेबल पे। और अब तुम बोल रहे हो कि मिस्टर एक्स बड़ा है। तो दिक्कत वाली बात है ना भाई, दिक्कत वाली बात है। क्यों नहीं है, क्या दिक्कत वाली बात, बिल्कुल दिक्कत वाली बात है। मिस्टर एक्स को तुमने खड़ा कर दिया जमीन पे,
मतलब टेबल पे, और फिर उसकी हाइट मेजर कर रहे हो तो इतनी लगेगी, और मिस्टर वाई की इतनी लगेगी। तो है तो वैसे मिस्टर वाई लंबा, लेकिन आपको क्या लगेगा, मिस्टर एक्स लंबा है, क्योंकि तुमने मिस्टर एक्स को टेबल पे खड़ा कर दिया। सेम चीज हमको यहां पर देखने को मिलती है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, अगर तुम सभी की कोवेलेंट रेडियस मेजर करोगे तो लिथियम की सबसे ज्यादा और नियोन की सबसे कम आएगी। ठीक है। अगर तुम सभी की वैंडरवॉल रेडियस मेजर करोगे तब भी वही दिखेगा, लिथियम की सबसे ज्यादा, नियोन की सबसे कम। लेकिन नियोन एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है मतलब ये बॉन्ड वगैरह बनाती नहीं है, तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी नहीं। और अगर कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी नहीं तो उसकी कोवेलेंट रेडियस मेजर ही नहीं कर सकते हैं। नियोन के केस में कोवेलेंट रेडियस कैन नॉट बी measured. Covalent radius cannot be measured. Only van der Waals radius can be measured. सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल रेडियस मेजर कर सकते हैं उसकी। अब अगर वैन डर वाल रेडियस मेजर करेंगे नियोन की, और बाकी की भी वैन डर वाल रेडियस मेजर करें, तब तो कोई समस्या नहीं थी, लिथियम सबसे बड़ा और नियोन सबसे छोटा होता। लेकिन तुमने क्या किया, जब तुम देखोगे तो बाकी सभी की तो तुमने कोवेलेंट रेडियस लिख ली, मतलब बाकी सभी को तो तुमने जमीन पे खड़ा कर दिया, समझ रहे हो क्या, और इसको खड़ा कर दिया टेबल पे। मतलब जब तुम वैल्यूज कंपेयर कर रहे हो तो या तो सभी की कोवेलेंट रेडियस देखो या सभी की वैन डर वाल रेडियस देखो। अब सभी की तुमने वैन डर वाल रेडियस देखी नहीं, खाली इसकी वैन डर वाल रेडियस देखी और बाकी सबकी कोवेलेंट रेडियस देखी। मतलब बाकी सबको तो टेबल पे खड़ा कर दिया, मतलब बाकी सबको जमीन पे खड़ा कर दिया और इसको टेबल पे खड़ा कर दिया, तो वैसे तो ये सबसे छोटा है, लेकिन इसको टेबल पे खड़ा कर दिया तुमने तो ये सबसे लंबा लगेगा तुमको। वैसे तो इसकी रेडियस सबसे छोटी आएगी, इसकी वैंडरवॉल रेडियस बाकी सभी की वैंडरवॉल रेडियस से तो छोटी आएगी, लेकिन बाकी सभी की तुमने वैंडरवॉल रेडियस मेजर ही नहीं करी, बाकी सभी की तुमने कोवेलेंट रेडियस मेजर करी और इसकी वैंडरवॉल रेडियस मेजर करी, तो ये सबसे लंबा लगेगा। बात समझ में आई। तो अगर इनर्ट गैस नहीं लें तब तो किसी में कोई समस्या नहीं है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर तुमने नियोन को भी इन्वॉल्व कर लिया है तो फिर उस केस में नियोन सबसे छोटा नहीं होगा यार, सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उसकी वैंडरवॉल रेडियस हमें गिवन रहती है और बाकी सभी की कोवेलेंट रेडियस गिवन होती है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट हमको याद रखना है। अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। तो अपना नंबर ऑफ सेल्स वाला पॉइंट हो गया, जेड इफेक्टिव वाला पॉइंट हो गया। तीसरा फैक्टर देखते हैं, आयोनिक साइज। तीसरा फैक्टर क्या है, आयोनिक साइज। तीसरा फैक्टर क्या है, आयनिक साइज। आयन, आयन दो टाइप के हो सकते हैं, आयन दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैटायन, एक एनायन। एक कैटायन और एक एनायन, ठीक है क्या। कैटायन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो, एनायन मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो। कैटायन कैसे बनता है, बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनायन किससे बनता है, बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाई एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से सुनना, एक न्यूट्रल एटम में से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो साइज छोटी हो जाएगी, इधर की तरफ साइज डिक्रीजेस और इधर की तरफ साइज इंक्रीजेस। इधर की तरफ साइज क्या होगी, डिक्रीज करेगी, इधर की तरफ साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इधर साइज डिक्रीज करेगी, इधर साइज इंक्रीज करेगी।
कैसे देखते, ये एक न्यूट्रल एटम है एक्स, एक्स गैसियस मान लेते हैं, ठीक है, एक्स गैसियस, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10। मान लो यही 10वां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन को 10 प्रोटॉन्स अट्रैक्ट कर रहे हैं और बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद तो 10वां इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी के 9 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसको रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो क्या बन गया, ये जो एक्स गैसियस था वो एक्स प्लस गैसियस बन गया। तो उसमें प्रोटॉन तो 10 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 9 हो गए। अब अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोकस करोगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोकस करोगे तो उसको अट्रैक्ट करने वाले तो क्या है, 10 प्रोटॉन ही है, लेकिन रिपेल करने वाले इलेक्ट्रॉन्स अब खाली 8 बचेंगे, क्योंकि खुद तो एक वो हो गया, टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो रिपेल करेंगे। तो नेट फोर्स ऑफ रिपल्सन कम हो गया, यानी कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ने की वजह से एटम क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया तो एक्स माइनस बन गया, उस केस में साइज अपनी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो प्रोटॉन तो 10 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 11। अब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने वाले 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप इधर की तरफ देखोगे तो जेड इफेक्टिव कम हो गया, तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इधर की तरफ साइज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, एक्स माइनस गैसियस की साइज सबसे ज्यादा, फिर एक्स गैसियस और एक्स प्लस गैसियस। मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा, तो साइज बढ़ जाएगी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंक्रीज इन साइज। दूसरा क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू डिक्रीज इन साइज। क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो x माइनस बनेगा, साइज इंक्रीज हो जाएगी, साइज सबसे ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे x प्लस हो जाएगा, साइज डिक्रीज करेगी। तो x माइनस की साइज सबसे ज़्यादा, फिर x और फिर x प्लस, ठीक है। अब ये हर एक एटम में वैलिड होगा। अगर आयोडीन देखेंगे तो I माइनस सबसे ज़्यादा, फिर I प्लस। सोडियम देखेंगे तो सोडियम माइनस सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम गैसियस और फिर सोडियम प्लस। क्यों, फ्लोरीन देखोगे तो F माइनस की साइज सबसे ज़्यादा, फिर F और फिर F प्लस। मतलब माइनस वाले की साइज सबसे ज़्यादा होगी और प्लस वाले की सबसे कम होगी। अच्छा, इसमें ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऑफ रिमूवल, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू इंक्रीज इन साइज। आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे साइज बढ़ेगी, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे साइज उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया साइज बढ़ेगी, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और बढ़ जाएगी, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और बढ़ जाएगी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जाओगे साइज बढ़ती जाएगी। अच्छा, मान लो आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, तब क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते जाओगे साइज उतनी कम होती जाएगी। मतलब जैसे मान लो मैं अगर एक्स गैसियस, एक्स प्लस और एक्स टू प्लस, ये दोनों की साइज, ये तीनों की साइज कंपेयर करूं, तो एक्स मतलब न्यूट्रल है, एक्स प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो साइज कम होगी, एक्स टू प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाले साइज और कम हो जाएगी। तो ये साइज का ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर साइज का ऑर्डर देखूंगा
साइज का ऑर्डर देखूंगा तो x की सबसे ज्यादा, फिर x प्लस, फिर x2 प्लस। दूसरा, अच्छा x2 माइनस, x माइनस और x, इन दोनों में क्या, इन तीनों में क्या बोलेंगे, गैसियस गैसियस गैसियस। भाई x गैसियस है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे साइज बढ़ जाएगी, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे साइज और बढ़ जाएगी। तो x2 माइनस कब बनेगा, जब आपने दो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। तो x2 माइनस की साइज सबसे ज्यादा, फिर x माइनस, फिर x। तीसरा, तो जैसे मान लो Pb2 प्लस Pb4 प्लस, इनमें साइज कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे भाई, Pb2 प्लस मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाले, Pb4 प्लस मतलब चार इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। चार इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो साइज और कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे ही Sn2 प्लस Sn4 प्लस, तो साइज कम होती जाएगी। पांचवा है, जैसे मान लो ऑक्सीजन O माइनस O2 माइनस, तो ये साइज हो जाएगी। क्लियर हो रहा है क्या? मतलब सिंपल सी बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतनी ही कम होती जाएगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा साइज उतनी ही बढ़ती जाएगी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा साइज उतनी ही कम होती जाएगी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये आयनिक साइज का फंडा हो गया। अब मैं आपको इसमें फोर्थ फैक्टर बता देता हूं, मतलब फोर्थ बेसिकली कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इस कॉन्सेप्ट पे ना काफी बार क्वेश्चंस पूछ चुके हैं और पूछ भी सकते हैं आगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो पहले तो इसका मतलब समझते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है। आइसो मतलब सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब क्या हो जाएंगे, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप मुझे बताइए कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो क्या फीलिंग आएगी कि साइज भी सेम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो साइज भी सेम होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे तो साइज भी डिफरेंट आएगी। तो क्या बोलूंगा, ध्यान से समझना। स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखूंगा। तो जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जितने ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जितने ज्यादा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस जितने ज्यादा होंगे, तो मतलब न्यूक्लियस की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस भी उतना ही ज्यादा होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस जितना ज्यादा होगा मतलब साइज क्या होगी, उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस, ठीक है। Na प्लस Mg2 प्लस और Al3 प्लस, क्या होगा, Na प्लस Mg2 प्लस Al3 प्लस। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 13, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो सभी में 10 है।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो सभी में कितने हैं, 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो सभी में कितने हैं, 10। तो क्या होगा, कौन से वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे ज़्यादा है, इस वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सबसे ज़्यादा है, तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस वाले में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम है तो अट्रैक्शन कम होगा। तो बेसिक आइडिया ये रहेगा कि मतलब जैसे मैं खाली वैलेंस सेल दिखा देता हूँ, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये तो थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, 11 प्रोटॉन है, ये 12 प्रोटॉन है तो थोड़ा ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा, ये 13 प्रोटॉन है तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। बोलो हाँ या ना। ये Na+ है, ये Mg2+ है, ये Al3+ है। तो मैं क्या बोलूँगा कि साइज का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, Na+ का सबसे ज़्यादा, फिर Mg2+ और Al3+ का सबसे कम, Al3+ का सबसे कम। मतलब जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा साइज उतनी ही कम रहेगी। एक सिंपल सा फंडा याद रखना है। क्या फंडा है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा साइज उतनी ही कम होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा साइज उतनी ही कम रहेगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एक सिंपल सा फंडा याद रख लेंगे और ये अपनी शॉर्ट ट्रिक भी हो जाएगी। फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, पहला पॉइंट, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, भाई -1, -2, -3, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ही ज़्यादा। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। तो अगर एक बार आपको पता चल गया कि ये स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर क्या देखोगे, खाली चार्ज देख लोगे। जिस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, जैसे इधर की तरफ देखा हमने Na+, Mg2+, Al3+, इस वाले पे +3 चार्ज है, इस वाले पे +2 है, इस वाले पे +1 है, +3 चार्ज है, इस वाले पे +3 चार्ज है, +3 चार्ज है तो क्या होगा, साइज उतनी ही कम होगी। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतनी ज़्यादा। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं, एग्जांपल्स देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। पहला N3- O2- F-, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है। तो क्या बोलेंगे, N3- O2- F-। साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा, N3- में सबसे ज़्यादा, फिर O2-, फिर F-। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम। अच्छा, सेकंड देखो, Na+, Mg2+, Al3+, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 ही है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। थर्ड है N3- O2- F-, Na+, Mg2+, Al3+, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा। फोर्थ P3- S2- Cl-, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ही ज़्यादा, क्यों। फिफ्थ K+, कैल्शियम 2+, स्कैंडियम 3+, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना ही कम, तो ये ऑर्डर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये अपना एटॉमिक साइज का फंडा था। एटॉमिक साइज में 4 फैक्टर्स हमने देखे। नंबर ऑफ सेल्स, तो अगर मैं पूरा एक बार रिवाइज करूं तो पहला बताया नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जितने ज़्यादा साइज उतनी ही ज़्यादा। दूसरा बताया जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा साइज उतनी ही कम। तीसरा आयंस, आयंस के लिए क्या बताया, एक्स माइनस ज़्यादा, फिर एक्स और एक्स प्लस कम। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम। और फोर्थ हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या बताया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए क्या बताया, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतनी ही कम, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतनी ही ज़्यादा। ये अपना बेसिक फंडा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, तो ये अपना पार्ट हो गया एटॉमिक साइज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना, अच्छा इसमें वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज तो पता चल ही गया हमें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन कैसे होगा, यहां पर खड़े हो जाओ, लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, कैसे एटॉमिक साइज अपनी चेंज होगी। तो पहले तो ये ध्यान रखना है कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो भी चेंज दिखाई देगा उसका उल्टा हमें लेफ्ट टू राइट में देखने को मिलेगा। टॉप टू बॉटम जो भी होगा उसका उल्टा हमें लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेगा। ठीक है क्या, टॉप टू बॉटम जो भी दिखाई देगा उसका उल्टा हमें लेफ्ट टू राइट देखने को मिलेगा। अच्छा, तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं ना, तो एटॉमिक साइज क्या होगा, बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट उसका उल्टा दिखाई देगा, लेफ्ट टू राइट उसका उल्टा दिखाई देगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे एक्चुअली जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो इसलिए एटॉमिक साइज क्या होता जाता है, कम होता जाता है। एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये अपना एटॉमिक साइज में ओवरऑल बेसिक फंडा था। इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए देखेंगे तो आर वेंडरवॉल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, आर वेंडरवॉल सबसे ज़्यादा, फिर आर मेटेलिक और फिर आर कोवेलेंट होगा। ठीक है, चलिए, तो एटॉमिक साइज यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।